देवयानी की बॉडी अभी लोगों के नजरों से बचते हुए पार्वती नदी में बहती हुई जा रही थी। उसके शरीर में कोई भी हरकत नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी मौत हो चुकी हो। देवयानी की बॉडी तो मानो उन लड़कों को मिल चुकी थी, लेकिन शक्ति मौली आखिर हमला होने के बाद कहाँ चला गया था, इसका कोई अता पता नहीं था। इधर देवयानी की बॉडी बहते हुए जा रही थी, उधर सिद्धार्थ, जिस तक पहुंचने के लिए देवयानी और शक्ति मौली ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी, वो रिया से विदा लेकर बस पकड़ने के लिए गुल्लू के साथ बस अड्डे पर पहुंच चुका था। वो बस पर चढ़ने ही जा रहा था कि तभी उसके कानों में एक खनकती हुई आवाज सुनाई पड़ी। सिद्धार्थ जी! उस आवाज को सुनकर सिद्धार्थ का बीपी बढ़ गया था और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि सुकृति उसकी ओर चली आ रही थी। सुकृति को देखकर सिद्धार्थ की दिल की धड़कन और बढ़ गई थी। वो जितनी बार सुकृति से मिलता था, वो हर बार उतनी ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई पड़ती थी। आज भी सुकृति के गालों से लटकी हुई लटें, खुले बाल और काले सूट में सुकृति कहर ढा रही थी और सिद्धार्थ उस कहर के नीचे दबा जा रहा था। वो बिना पलक झपकाए सुकृति को निहारे जा रहा था। उसके कानों में वीणा की मंद मंद आवाज सुनाई देने लगी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके आसपास का सारा वातावरण रुक सा गया हो और मौसम बदलकर एकदम से सुहाना हो गया हो। सिद्धार्थ को बस स्लो मोशन में आ रही सुकृति दिखाई दे रही थी और उसके कानों में वही वीणा की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। सिद्धार्थ उसके ख्यालों में इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब सुकृति उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। अरे भाई, अब आंखों से ही खा जाएगा क्या उसको? सुकृति को एक टक देखे जा रहे सिद्धार्थ के कानों में गुल्लू की मस्खरेपन से भरी हुई आवाज सुनाई पड़ी और उस आवाज को सुनकर सिद्धार्थ वर्तमान में आ गया और उसने जब सामने देखा तो पाया कि सुकृति उसके सामने खड़ी होकर उसे शरारत भरी मुस्कुराहट से देखे जा रही है। सुकृति को ऐसे देखता पाकर सिद्धार्थ थोड़ा सा झेंप गया था और उसे झट से अपनी आंखों को मलते हुए कहा, उफ, लग रहा है आंखों में कोई कचरा चला गया है। कहते हुए उसने आंखों को मलना जारी रखा। उसको इस तरह से आंखों को मलता देखकर सुकृति हंस पड़ी और उसको हंसते देख गुल्लू समझ गया कि सिद्धार्थ के बहाने को सुकृति ने पकड़ लिया है और वो सिद्धार्थ को हड़काते हुए बोला, तुम्हारी आंखों में नहीं, तुम्हारे दिमाग में कचरा चला गया है बे। ऐसे बहाने बनाकर अपना मजाक उड़वा रहे हो। गुल्लू के इतना कहने के बाद सिद्धार्थ को भी लगा कि शायद वो पकड़ा गया है। आप यहाँ? आप तो अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गई थी। कहते हुए उसने बात बदल दी थी, लेकिन सुकृति अभी भी मुस्कुराए जा रही थी। हाँ, अब हम घूमकर वापस आ चुके हैं। आप बताओ, इतनी सुबह सुबह कहाँ आए थे और कहाँ जा रहे हैं? उसने मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ से सवाल किया। उसके पूछने के बाद सिद्धार्थ उसको रिया के बारे में बताने जा ही रहा था कि अचानक से उसे याद आया कि रिया के दादाजी के बीमार होने की बात मीडिया में लीक नहीं हुई है और उसके साथ साथ अगर वो सुकृति से रिया के बारे में बताएगा तो शायद वो विश्वास भी ना करे। इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा, वो मैं अपने एक दोस्त से मिलने आया था। उसको कुछ जड़ी बूटियों की जरूरत थी तो मैं वही देने चला आया था। वो और सुकृति अभी बात कर ही रहे थे कि तभी सिद्धार्थ को बस कंडक्टर की आवाज सुनाई पड़ी, चलना है तो अंदर आजा या फिर दरवाजे से हटकर बात कर, और सवारियां परेशान हो रही हैं। उसकी आवाज सुनकर सिद्धार्थ ने जब ध्यान दिया तो पाया कि वो सच में दरवाजे को घेर कर खड़ा हुआ था और कंडक्टर समेत बाकी की सारी सवारियां उसे एक अजीब सी नजरों से देखे जा रही हैं। वो बस का दरवाजा छोड़कर हट गया और फिर से कुछ बोलने ही वाला था कि तभी गुल्लू ने उससे कहा, भाई तू मैनर्स कब सीखेगा? सामने तेरी प्रेमिका खड़ी है और तू इधर उधर बस के किनारे खड़े होकर बात कर रहा है। अरे उसको किसी कॉफी शॉप वगैरह में लेकर चल। ऐसे खड़े होकर बात करना तेरे को सही लग रहा है क्या? गुल्लू की बात सुनने के बाद सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि हाँ, गुल्लू तो सही कह रहा है। आमतौर पर उसे गुल्लू की बातें खराब लगती थी और उसे लगता था कि गुल्लू उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन गुल्लू ने आज उसको शर्मसार होने से बचा लिया था। कॉफी? उसने सुकृति की ओर देखते हुए पूछा। पक्का? सुकृति को न जाने क्यों ये संदेह हो रहा था कि शायद सिद्धार्थ के पास पैसे ना हो और वो सिर्फ दिखावे के लिए उसे कॉफी पर चलने की बात कर रहा हो। क्योंकि उसने सिद्धार्थ के घर पर जाकर उसकी माली हालत को देख रखा था, उसने घर को देखकर ही सिद्धार्थ की हैसियत का अंदाजा लगा लिया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि रिया माथुर ने सिद्धार्थ को कितना अमीर बना दिया है कि वो महंगे से महंगे होटल में जाकर कॉफी पी सकता है।
हाँ पक्का, आपसे मजाक करके मुझे थप्पड़ थोड़ी खाना है। कहते हुए सिद्धार्थ हंस पड़ा था और सुकृति थोड़ा सा झेप गई थी। उसे सिद्धार्थ के साथ अपनी पहली मुलाकात याद आ गई थी, जब उसने सिद्धार्थ को थप्पड़ रसीद कर दिया था। तो चले, लेकिन ट्रीट मेरी तरफ से, क्योंकि तुम मेरे शहर आए हो। कहते हुए सुकृति ने पैसे की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली थी। उसके इस तरह से बोलने के बाद सिद्धार्थ को थोड़ा अजीब लगा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सुकृति उससे ऐसा क्यों बोल रही है। कि तभी गुल्लू ने उसे फुसफुसाते हुए कहा, भाई वो तेरे को गरीब समझ रही है, सोच रही है कि तेरे पास पैसे ही नहीं है। कहते हुए उसने सिद्धार्थ के मन में उपज रही शंका को दूर कर दिया था और उसकी बात सुनने के बाद सिद्धार्थ ने सुकृति की ओर देखते हुए बोला, ये सब कुछ नहीं होगा, मैंने आपको कॉफी के लिए पूछा है तो पैसे भी मैं ही दूंगा। इतना कहते हुए वो चल पड़ा था। सिद्धार्थ गुल्लू और सुकृति को लेकर बस अड्डे से थोड़ी ही दूर पर बने वहां के सबसे महंगे कॉफी शॉप स्टार कॉफी शॉप के सामने पहुंच चुका था। सुकृति को स्टार कॉफी शॉप के सामने पहुंचने पर बहुत बड़ा झटका लगा था। उसे लग रहा था कि सिद्धार्थ को शायद पता नहीं है कि यहाँ की कॉफी कितनी महंगी है और वो अनजाने में अंदर जाकर कहीं बेइज्जत ना हो जाए। इसलिए वो सिद्धार्थ को हल्के से छूते हुए बोली, ये बहुत महंगी कॉफी शॉप है सिद्धार्थ जी, हम कहीं और चलते हैं, और यहाँ की कॉफी भी अच्छी नहीं है उतनी। सिद्धार्थ को सुकृति की आवाज जैसे सुनाई ही ना पड़ी हो। वो बस उसके टच करने के बाद एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। वो खामोशी के साथ आंख बंद किए न जाने क्या सोच रहा था। जब कुछ देर तक गुल्लू ने उसे खामोश खड़े देखा तो वो समझ गया कि ये फिर प्रेम भरी हवा के झोंकों से मदमस्त हो चुका है, और इसलिए वो सिद्धार्थ को फिर से हड़काते हुए बोला, भाई तू पागल हो गया है क्या? तुम इंसानों का ना यही है कि किसी लड़के ने 2 मिनट बात क्या कर ली कि तुमको लगता है कि बस अब ये मेरी है। गुल्लू के तंज मारने के बाद सिद्धार्थ फिर से अचेतना में वापस आ गया था, और अचेतना में आने के बाद वो सुकृति को देखते हुए बोला, अरे बढ़िया जगह है, मैं पहले यहाँ पर पेमा भैया के साथ आ चुका हूँ। कहते हुए वो सुकृति को इस कॉफी शॉप की खूबियां बताने लगा था, और सुकृति स्नेह भरी नजरों से सिद्धार्थ को देखे जा रही थी और सोचे जा रही थी, ये लड़का इतना अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन इसके चेहरे पर उस बात का इसको तनिक भी गुरूर नहीं है। कितनी मासूमियत फैली हुई है इसके चेहरे पर। यह पहली बार था जब सुकृति के दिल में भी सिद्धार्थ के लिए प्यार की घंटी बज चुकी थी। सिद्धार्थ सुकृति को खूबियां बताया जा रहा था। सुकृति उसे स्नेह भरी निगाहों से देखे जा रही थी। उसके दिल में भी वही वीणा की मंद मंद ध्वनि बजना शुरू हो चुकी थी, जो पहले सुकृति को देखने के बाद सिद्धार्थ के दिल में बजती थी। सिद्धार्थ के बाहों में बैठा गुल्लू कभी सिद्धार्थ को तो कभी सुकृति को देखे जा रहा था और मन ही मन सोचे जा रहा था, गुल्लू भाई तुम्हारा काम तमाम होने वाला है, भाई को भाभी मिल चुकी है। कुछ देर तक ऐसा ही चलता रहा और फिर वो दोनों वहां से कॉफी पीने के कॉफी शॉप के अंदर चले गए थे। दोपहर बीत चुकी थी। सिद्धार्थ और सुकृति अभी भी उसी कॉफी शॉप में अंदर बैठे हुए बातें किए जा रहे थे और बार बार कॉफी और खाने के लिए चीजें मंगाकर खाए जा रहे थे। गुल्लू बार बार सिद्धार्थ को बीतते समय के बारे में याद दिला रहा था, लेकिन सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर गुल्लू की बातों का फर्क ही न पड़ रहा हो। न तो वो गुल्लू के ऊपर ध्यान दे रहा था और न ही गुल्लू को कुछ खाने को दे रहा था। वो बस सुकृति में खोया हुआ था और ज्यादा से ज्यादा समय बस उसी के साथ बिताना चाह रहा था। वो दोनों अभी वहीं पर बैठे हुए थे कि तभी सिद्धार्थ के फोन की घंटी बजी और उसने फोन निकाल कर देखा तो पाया कि फोन उसकी माँ निर्मला का था। अपनी माँ का फोन आता देख सिद्धार्थ ने सुकृति को 1 मिनट बोलकर फोन उठाया तो उसे उधर से अपने पिता महेश की आवाज सुनाई पड़ी। कहाँ हो सिद्धार्थ तुम, और फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? पेमा बता रहा था कि तुम निकल चुके हो, तो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे? कहते हुए महेश ने सिद्धार्थ से ताबड़तोड़ सवाल पूछने चालू कर दिए थे। उनके ताबड़तोड़ सवाल पूछने के बाद जब सिद्धार्थ ने अपने सामने लगी दीवार घड़ी पर नजर डाली तो वो चौंक गया था। घड़ी में 1 बजने वाले थे, यानी कि वो और सुकृति 4 घंटे से यहाँ बैठे हुए थे। प्रेम में ऐसा ही होता है, आप जिसको जान से ज्यादा पसंद करने लगते हैं उनके साथ बिताया जाने वाला समय आपके लिए बहुत तेजी के साथ गुजरने लगता है। मैं किसी काम से रुक गया था पिताजी, बस निकलने जा रहा हूँ। कहते हुए सिद्धार्थ ने बिना महेश का जवाब सुने फोन काट दिया और
बिल काउंटर पर अब तक की पी गई कॉफी और खाने की बिलिंग के लिए पहुंचा तो बिल देखकर उसके होश उड़ गए थे। उनके कॉफी पीने और खाने का बिल लगभग 1,50,000 रुपए आ चुका था। इतना बिल? सर, हमने इतना तो कुछ मंगाया भी तो नहीं। बिल देखने के बाद सिद्धार्थ के होश उड़ चुके थे और उसने मैनेजर की ओर देखते हुए पूछा, सर आपने बिल ठीक से देखा नहीं, खाने का बिल हमने सिर्फ आपसे 3500 रुपए लिया है। कहते हुए मैनेजर ने सिद्धार्थ को बिल को देखने के लिए इशारा किया। उसका इशारा पाकर सिद्धार्थ ने जब बिल की ओर देखा तो सच में फूड और कॉफी का सिर्फ 3,500 रुपए जुड़ा हुआ था और बाकी 1,46,500 रुपए किसी मिसलेनियस कॉस्ट के नाम पर जुड़े हुए थे। ये मिसलेनियस कॉस्ट क्या है? सिद्धार्थ ने जब मैनेजर से इस बाबत सवाल किया तो मैनेजर ने सिद्धार्थ को आंखों से पीछे देखने का इशारा किया और उसका इशारा पाने के बाद जब सिद्धार्थ ने पीछे देखा तो उसके होश उड़ गए थे। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो समझ चुका था कि उसके नाम पर 1,46,500 रुपए का एक्स्ट्रा बिल क्यों फाड़ा गया है और उसके पास उस समय इतने पैसे भी नहीं थे कि वो इन पैसों को चुका सके। अब उसकी बखिया उधड़ने वाली थी। सुकृति के सामने बेइज्जत होने के डर से ही सिद्धार्थ का चेहरा डर और शर्म के मिश्रण से लाल हो चुका था। आखिर किस लिए मैनेजर ने जोड़ा था सिद्धार्थ के खाते में एक्स्ट्रा 1,46,500 रुपए? और क्या देखा था सिद्धार्थ ने अपने पीछे जिसको देखने के बाद वो घबरा सा गया था? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।